नई नवेली दुल्हन ब्याह कर लाने की खुशी अमर के चेहरे से झलक रही थी। वह उसके करीब आकर बैठा और उससे हाय हेलो किया। प्रीति ने धीमे से उसके सवाल का जवाब दिया। हजारों अंदेशे उसके दिल में लरज रहे थे। वो बेहद गरीब घराने की लड़की थी, मगर अमर एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। न जाने कैसे अमर की माँ को प्रीति भा गई। शायद उसकी वजह प्रीति का बेमिसाल हुस्न था या उसका सीधापन कि अमर की मां ने पहली नजर में प्रीति को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ और आज प्रीति अमर की दुल्हन बनी उसके सामने बैठी थी। अमर मुस्कुराते हुए उसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। प्रीति को यकीन न आ रहा था कि किस्मत यूं भी पलट सकती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने की हैसियत नहीं रखती थी। आज उसके हाथों में हीरे की अंगूठी पहनाई जा रही थी और बस अमर को देखकर रह गई थी। वह एकदम चौंक गई। अमर कह रहा था, देखो प्रीति, तुम मेरी मम्मी की पसंद हो, मगर मैं जानता हूँ कि जल्दी तुम अपने अच्छे रवैये से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा, मगर इसके बदले मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ, मेरे घर वालों की जी जान से सेवा करना और मेरी मम्मी के सामने कभी जुबान मत चलाना। उनकी इज्जत करना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। प्रीति मुस्कुरा दी। भला उसे क्या एतराज हो सकता था? वो तो वैसे भी इन सब घर वालों को अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बेहद खुशगवार था। अमर प्रीति के हुस्न की तारीफ कर रहा था। प्रीति भी किस्मत के पलटने पर बेहद हैरान थी। कुछ दिन खुशियों के झूले झूलते हुए गुजरे और अमर को नौकरी पर वापस जाने का वक्त आ गया। वो दुबई में काम करता था और शादी की छुट्टी के सिलसिले में इंडिया आया हुआ था। प्रीति बेहद दुखी थी, मगर उसने दिल पर पत्थर रख लिया। उसने सोचा, अमर चला गया तो क्या हुआ, आखिर यह सब भी तो मेरे अपने हैं। अमर की मम्मी का रवैया प्रीति के साथ बहुत अच्छा था। वह बहुत प्यार से उससे बातचीत करती थी, मगर प्रीति को एक बात समझ नहीं आती थी कि जब भी अमर कभी आसपास न होता तो उसकी सास उसे चुभती हुई नजरों से घूरती रहती। प्रीति को लगा यह उसका वहम है। अमर प्रीति से बहुत सारे वादे करके चला गया और वो अपने उदास दिल के साथ तन्हा रह गई, मगर वह नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में कैसी मुसीबत आने वाली है। अमर की बड़ी बहन मारिया का रिश्ता तय हो रहा था। आए रोज उसके ससुराल वाले आए हुए होते। आज अमर के जाने के बाद वह पहली दफा आ रहे थे। सुबह प्रीति अभी अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला और उठ जाओ मैडम, कब तक नींद पूरी करनी है? सारा दिन बिस्तर तोड़ते हुए ही गुजारोगी क्या? मारिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, उठकर उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मेरे बेटे को तो भगा दिया है, अब हम चारों ने तो किसी तरह रहना है, जल्दी से किचन में आओ। प्रीति ने हैरानगी से उठकर देखा, यह उसकी सास थी। उसे उनके रवैये पर बेहद हैरत हुई, मगर उसने कुछ न कहा। खामोशी से हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 7 बजे थे। सास ने उसे सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का हुक्म दे दिया। वह खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। सब घर वाले तो भी मजे से सो रहे थे। उसने सबके लिए पराठे बनाए, अंडे तले, चाय बनाई और फिर जाकर देखा तो अभी तक सबके सब सो रहे थे। उसने आगे बढ़कर अपनी ननद को हिलाया, उठो मारिया, उठकर नाश्ता कर लो, मैंने नाश्ता बना दिया है। मारिया जो गहरी नींद में थी, उसका हाथ एकदम झटक कर बोली, बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, उठकर कर लेंगे नाश्ता, अब सर मत खाओ और सोने दो। प्रीति शर्मिंदा सी होकर रह गई थी और खामोशी से उनके कमरे से बाहर निकल आई। उसने अपनी सास को ढूंढना चाहा और यह देखकर हैरान रह गई कि सास भी एसी वाले कमरे में सुकून से सो रही थी। वह खामोशी से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। घर के तमाम सदस्य 11 बजे के करीब जागे। मारिया ने खामोशी से सबको नाश्ता सर्व कर दिया। उसके नंदों ने हॉटपॉट से पराठे निकालकर खाना शुरू किए तो भूरे भूरे मुंह बनाने लगे। मम्मी, ये क्या है? ये पराठे ठंडे हो गए हैं। ये पराठे तो मुझसे चबाए ही नहीं जा रहे। मारिया दूसरा पराठा खाते हुए बोली। तभी प्रीति के ससुर बोले, मुझे तो ताजा रोटी बनाकर दो, मुझसे तो ये बासी रोटी नहीं खाई जाती और न ही मैंने कभी खाई है। एक एक करके तमाम सदस्य शुरू हो गए। प्रीति खामोशी से उठी और सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाने लगी। सब डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे चीख पुकार करते रहे, मगर कोई उठकर उसकी मदद के लिए नहीं आया। घर में प्रीति को मिलाकर कुल 18 सदस्य थे। अमर की बड़ी बहन शादीशुदा थी
और अपने 5 बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी। उसका पति भी विदेश में काम करता था। अमर के चाचा चाची, उनके बच्चे और सास ससुर, इतने सदस्य का काम प्रीति के सर पर आ पड़ा था। उनमें से कोई हिलकर मदद करवाने को तैयार न होता। प्रीति को हैरत होती कि उसके आने से पहले आखिर घर का काम कौन करता था। सफाई सुथराई के लिए एक काम वाली आया करती थी, मगर जैसे प्रीति ने घर के कामों को अपने हाथ में लिया, सास ने काम वाली की छुट्टी कर दी और वह काम भी प्रीति से करवाने लगी। प्रीति सुबह के वक्त उठती, सफाई करती, नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती, कपड़े धोती, यहाँ तक कि उसका पूरा दिन घर के कामकाज में गुजर जाता। शदीद गर्मियों के दिन में चूल्हे के आगे खड़े होकर वह सबकी पसंद के खाने बनाती। सब एसी वाले कमरे में लेटे बस फरमाइशें ही करते रहते हैं। वह पका पका कर बेहाल हो जाती तो सबको जाकर बता देती, खाना बन चुका है। सब ये सुनकर एसी वाले कमरे से बाहर निकलते और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते। खाने के दौरान भी 50 दफा प्रीति को उठाते और सबकी जरूरतें पूरी करती। खाने के बाद सब बर्तन वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़कर फिर से एसी वाले कमरे में जा घुसते। कोई फिल्म लगा लेता, कोई ऑफिस में बातें करने लगता और कोई दोबारा से सो जाता। प्रीति बेचारी फिर से गंदे बर्तन धोने में लग जाती। उन्हीं दिनों प्रीति की तबीयत बेहद खराब रहने लगी। सुबह उठती तो मतली से उसका बुरा हाल होता। किचन में काम करने के दौरान कई दफा वह उल्टियां करती। सास की जांचती हुई नजरों ने भांप लिया कि मामला कुछ और है, मगर उन्होंने प्रीति के सामने नाम तक न लिया। एक रोज प्रीति की मम्मी इत्तेफाक से उससे मिलने आई तो प्रीति ने उनसे अपनी खराब तबीयत का जिक्र किया। वह चौंक गई और उसे लेकर करीबी लेडी डॉक्टर के पास चली गई। लेडी डॉक्टर ने जांच किया तो खुशखबरी सुनाई कि प्रीति प्रेग्नेंट है। प्रीति तो हैरान ही रह गई। इतनी बड़ी खुशी उसकी जिंदगी में आ गई और उसे पता ही न चला। इसी खुशगवार हैरत में डूबे हुए वह घर वापस आई। डॉक्टर ने आराम करने और खाने पीने का सलाह दिया था, क्योंकि उसके शरीर में खून की बहुत कमी थी। प्रीति की मम्मी ने घर आकर प्रीति की सास को बताया कि प्रीति प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने इसे आराम करने का मशवरा दिया है। बेहतर यही है कि आप कोई काम वाली रख लें। प्रीति की सास ने बेहद खुशी का इजहार किया और कहने लगी, हाँ बहन, ये तो मेरी बिटिया जैसी है। भला मैं इससे इस हालत में काम क्यों करवाऊंगी। मैं आज ही किसी काम वाली का बंदोबस्त करती हूँ। प्रीति की मम्मी इत्मीनान होकर चली गई। प्रीति जैसे ही कमर सीधी करने के लिए बेड पर लेटी, उसकी सास आ पहुंची। प्रीति, कुछ मेहमान आए हैं, उठकर उनके लिए चाय का बंदोबस्त करो और ज्यादा लेटने की जरूरत नहीं है। इस हालत में काम काज करना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने भी भरे ससुराल में रहते हुए 10-10 बच्चे पैदा किए हैं। तुम कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही कि बिस्तर से लगकर लेट गई हो। प्रीति हैरत से उनकी तरफ देखती रही, मगर कुछ न बोली और खामोशी से उठकर मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम करने लगी। उसके प्रेग्नेंट होने की खबर से घर वालों को कोई फर्क न पड़ा। उन्हें तो काम काज के लिए नौकरानी चाहिए थी, इसलिए वो गरीब घराने की लड़की ब्याह कर लाए थे। प्रीति खराब तबीयत के बावजूद सारा दिन काम करती रहती। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उस रात जब अमर का फोन आया तो उसने कोशिश की कि वो उसे बता दे कि घर के कामकाज की ज्यादती से वो परेशान हो रही है, लेकिन जैसे उसने अमर को यह कहा कि उसकी बहनें किचन में उसकी मदद नहीं करवाती, तो अमर अचानक गुस्से में आ गया। मैं इतनी दूर बैठा तुम सबके लिए दिन रात काम कर रहा हूँ और तुम लोग हो कि छोटी छोटी घरेलू बातें हर वक्त मुझे बताकर परेशान करते हो। मेरी बहनें आज हैं, कल को विदा होकर अपने घर चली जाएंगी। तुम अगर थोड़ा सा काम कर ही लेती हो तो इसमें बुराई क्या है। अमर की बात पर प्रीति हक्का बक्का रह गई। जिसे वह थोड़ा सा काम कह रहा था, इन कामों में वह सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लगी रहती थी। उसने जान लिया कि अमर को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। सास और ननद का रवैया बद से बदतर होता जा रहा था। वो उसे बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह बर्ताव करते। प्रीति को समझ आ रही थी कि वह गरीब घराने से लड़की क्यों ब्याह कर लाए। उन्हें सिर्फ घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। प्रीति कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती तो सुबह से लेकर शाम हो जाती। अमर की शादीशुदा बहन अपने बच्चों की छोटी छोटी निकरें भी खुद नहीं धो सकती थी। वह भी लाकर प्रीति के हवाले कर देती कि इन्हें धो दो। प्रीति कपड़े धो धोकर थक जाती, मशीन बंद करती, अंदर जाकर बैठी तो सास को तो याद आ जाता कि खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। प्रीति को 2 मिनट भी बैठने न देती और किचन में भेज देती। रात जिस वक्त थक हार कर अपने कमरे में जाती तो उसके एक एक जोड़ में दर्द हो रहा होता।
इस दौरान उसे ख्याल ही न रहता कि उसे अमर से फोन पर बात करनी है। फोन उठाती तो अमर की कई मिस कॉल आई होती। वो उसे कॉल बैक करती तो वो फोन उठाकर बहुत गुस्सा करता। तुम क्या करती रहती हो? सारा दिन तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि तुम 2 घड़ी मुझसे बात ही कर लो। मैं तुम्हारे आराम की खातिर यहाँ परदेश में काम कर रहा हूँ, मगर लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। वह गुस्से में प्रीति को सुनाने लग जाता। प्रीति दोनों तरफ से पिस रही थी। उसे लग रहा था कि शादी करके उसने कोई तोप अपने गले में डाल लिया है। पति के साथ मुनासिब वक्त न गुजारने की वजह से उन दोनों के दरमियान बहुत फासला था। इसी फासले का प्रीति की सास को फायदा उठाती थी। अमर को फोन कर करके छोटी छोटी बातें प्रीति के खिलाफ करती, जिन्हें वह सच मान लेता। वह शरीफ लड़का था। प्रीति से इस चीज के बारे में पूछताछ तो न करता, लेकिन दिल ही दिल में प्रीति से शिकवा जरूर करता। एक रोज प्रीति की सास ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी, जब बाहर से उसकी छोटी बेटी मारिया अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में बिजली का बिल था और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मम्मी, ये देखें, पूरे 50,000 बिल आया है बिजली का। अगर भाई को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने जाते वक्त कहा था कि उन्हें कारोबार के लिए रकम जमा करनी है, इसलिए हम अपने खर्चे जरा कम करें। मारिया की बात पर मम्मी चौंक पड़ी और बिल उसके हाथ से लेकर देखने लगी। उनके चेहरे पर सोच की परछाइयां नजर आ रही थी। तभी अचानक उनके जहन में एक ख्याल आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने मारिया की तरफ देखा और कहने लगी, जरा अमर को फोन मिलाकर तो देना। मारिया ने न समझने वाले अंदाज में मोबाइल निकालकर अमर को कॉल लगा दी। जैसे अमर ने फोन उठाया, मम्मी शुरू हो गई। हाय मेरा मासूम बच्चा, परदेश में दिन रात काम करके पैसे कमा रहा है, मगर तुम्हारी मिन्नतों का कोई सिला नहीं। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं इसलिए गरीब घर की लड़की ब्याह कर लाई थी, वो रुपए रुपए की कदर करेगी, मगर प्रीति तो इस कदर फजूल खर्च है कि यह तुम्हें कंगाल करके छोड़ेगी। अमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी क्या कह रही है। तभी उसने कहा, मम्मी हुआ क्या, बताएं तो सही, क्या कर लिया प्रीति ने? मम्मी ने मुस्कुराकर मारिया को देखा और कहने लगी, करना क्या है बेटा, सारा दिन एसी लगाकर कमरे में पड़ी रहती है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता और गर्मी ज्यादा लगती है। उसकी हालत की वजह से मैं भी ज्यादा सख्ती नहीं करती, मगर हकीकत तो यह है कि दिन रात एसी चलाने की वजह से बिजली का बिल 50,000 आ गया है। तुम्हारे पापा के पास तो पैसे ही नहीं है, तुम्ही को पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल की रकम सुनते ही अमर के होश उड़ गए, लेकिन वह अब कर क्या सकता था। उसने माँ को तसल्ली दी कि वह पैसे भेज देगा, मगर उसके दिल में प्रीति के खिलाफ एक गांठ सी लग गई। अगले दिन जब सुबह सुबह घर में प्रीति के सिवा तमाम सदस्य सो रहे थे, तो बड़ी ननद के ससुराल वाले आ धमके। प्रीति ने जाकर सबको उठाया तो सूजी हुई आंखों के साथ सब उठ तो गए, लेकिन सबके ही मूड खराब थे। मारिया के ससुराल वाले चाहते थे कि उन्हें हलवा पूरी का नाश्ता करवाया जाए। बेचारी प्रीति की ही सामत आई जब सास ने उसे हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले मारिया के ससुराल वालों के लिए शानदार हलवा पूरी बनाओ। उस रोज प्रीति को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर वह खामोशी से किचन में जाकर खड़ी हो गई और पूड़ियाँ बनाने लगी। शदीद गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी न जाने उसे क्या हुआ, अचानक उसे जोर का चक्कर आया और वह बेहोश होकर जमीन पर जा गिरी। धड़ाम की आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए तमाम सदस्य किचन की तरफ दौड़े। वहाँ प्रीति जमीन पर बेहाल पड़ी थी। उसके आसपास खून का एक तालाब बना हुआ था। प्रीति के सास के होश उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि जब अमर को पता चलेगा कि प्रीति का बच्चा नुकसान हो गया है तो वह बहुत गुस्सा करेगा। उन्हें प्रीति को अस्पताल ले जाने से ज्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की फिक्र थी। मारिया की होने वाली सास ने शोर मचाकर प्रीति को अस्पताल पहुंचा दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है, तो उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मगर वह नहीं जानती थी कि उसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। उसी शाम सास ने उसके अस्पताल से छुट्टी करवा ली और उसे घर ले आई। प्रीति के घर वाले आए तो प्रीति ने उन्हें कोई बात न बताई, बल्कि उन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए बच्चा नुकसान हो गया। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती थी। घर वाले चले गए तो प्रीति की सास ने एक बार फिर उससे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात का एहसास किए कि अभी अभी वो अस्पताल से घर आई थी। प्रीति को शदीद तकलीफ थी, मगर उसके बावजूद वह हिम्मत करके उठी और किचन में जाकर खड़ी हुई। वह जानती थी कि इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं। उसका पति उसकी बात पर भरोसा नहीं करता था
और यहाँ जो लोग थे उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। प्रीति की सास ने अमर को फोन करके खबर दे दी कि प्रीति अभी बच्चे पैदाइश नहीं चाहती थी, इसलिए जाकर अबॉर्शन करवा आई है। अमर का खून खौल उठा। उसका दिल चाहा अभी और इसी वक्त जाकर प्रीति का गला घोट दे। उसने बगैर कुछ कहे फोन रख दिया। प्रीति की सास इत्मीनान हो गई कि अमर को सच्चाई पता नहीं चली। सारे काम छोड़कर वह अगले दिन इंडिया आ पहुंचा। उसका इरादा था कि जाते ही प्रीति को तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल देगा। बगैर किसी को खबर दिए कड़कती हुई दोपहर में जिस वक्त वह घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, खाना पकने की खुशबू उसकी नाक से टकराई। कितनी शदीद गर्मी में मेरी बेचारी माँ किचन में काम कर रही है और प्रीति अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। वह इस लायक ही नहीं कि उसे अपनी जिंदगी में रखूं। आज ही उसे तलाक देकर फ्री कर दूंगा। जिस औरत ने मेरे घर वालों की इज्जत नहीं की, उसे मेरी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं। गुस्से में यह सोचता हुआ अमर किचन में दाखिल हुआ तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने ही प्रीति खड़ी खाना पका रही थी। उसने दोनों चूल्हों पर एक एक हांडी चढ़ा रखी थी। उसका कपड़ा पसीने से भींगा हुआ था। उसे याद आया मम्मी ने उसे बताया था कि कल ही प्रीति ने अबॉर्शन करवाया है। अपनी मर्जी से अबॉर्शन करवा के अगले ही रोज वो किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर रही थी। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती थी जैसे उसे बहुत तकलीफ थी। कभी माथे से पसीना साफ करती। उसने एक परात में बहुत सा आटा निकाल कर रखा हुआ था। शायद अभी उसे आटा गूंदना था, यकीनन फिर रोटी भी पकानी होगी। अमर को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वह अक्लमंद लड़का था। बगैर कोई आहट किए वह अंदर बढ़ गया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नजर दौड़ाता हुआ वह आगे बढ़ रहा था। घर के बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था। अमर ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर खूब अंधेरा था। घर के तमाम सदस्य उस बड़े कमरे में सो रहे थे। तभी प्रीति की सास को लगा कि प्रीति दरवाजा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटे बगैर ही जोर से आवाज लगाई, आ गई महारानी साहिबा खाना पकाकर। कितनी बार कहा है जब खाना तैयार हो जाए तभी आकर आवाज लगाया करो। मेरी बच्चियों की नींद खराब होती है, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। अगर अब मैं कुछ कहूंगी तो तुम शोर मचा दोगे कि कल ही मेरा बच्चा नुकसान हुआ है और आज सास ने काम पर लगा दिया। तो मैडम सुन लो कि तुम्हें ब्याह कर ही इसलिए लाई हूँ कि तुमसे घर के काम काज करवाऊं, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक ऊंचा खानदान का रिश्ता मौजूद था। अब जाओ, जाकर खाना पकाओ और उसके बाद घर की सफाई भी कर लेना। रात को मारिया के ससुराल वालों ने आना है, उनके लिए कम से कम 3-4 डिशेस बनानी है। पिछली बार की तरह 2 खाने बनाकर सामने मत रख देना। प्रीति की सास अपने ख्याल में बोलती चली गई। यह जाने बगैर के दरवाजे पर खड़े हुए अमर के ऊपर तो जैसे पहाड़ी टूट पड़े थे। प्रीति की सास कहकर दोबारा से सो गई। अमर ने नजर दौड़ाई। घर के तमाम सदस्य सुकून से लेटे हुए थे। सिर्फ एक प्रीति ही थी जो इस शदीद चिलचिलाती गर्मी में किचन में उन सबके लिए खाने का बंदोबस्त कर रही थी। वह जान गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ क्या सलूक किया जाता है। वह शर्मिंदा होता हुआ खामोशी से पलट गया। किचन में प्रीति अभी तक खाना पका रही थी। अमर ने उसके करीब जाकर देखा। वह पसीने से भींगी हुई थी और हौले हौले लरज रही थी। कल उसका बच्चा नुकसान हुआ था और आज वह 18 सदस्य का खाना पका रही थी। अमर का दिल इस ज्यादती पर दुख कर रह गया था। उसने प्रीति को पुकारा और चौंक कर पलटी। उसकी आंखें आंसुओं से भींगी हुई थी। अमर ने बगैर कुछ कहे उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। मुझे माफ कर दो प्रीति, मेरी आंखों पर से पट्टी उतर गई है। अपनी तैयारी कर लो, तुम अब यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ जाओगी। उसके आंसू साफ करता हुआ अमर कह रहा था और प्रीति को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उस पर इस तरह भी मेहरबान हो सकती है। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।